हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिद्धांत। कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं आपको सुना रहा था सत्य व्यास की लिखी कहानी दिल्ली दरबार। ये है उसका छठा भाग। दिल्ली नया शहर था, अलग भी था और आगे भी। बाहरी शहरों से आए लड़कों को यहाँ अभ्यस्त होने में जो समस्याएं आती हैं वो हमें भी आ रही थी। शहर की भाषा, लहजा, रफ्तार, आत्मविश्वास इत्यादि सभी में एक तीक्ष्ण तेजी थी। छोटे शहर से होने के कारण दिल्ली के अनुकूल खुद को ढालने में वक्त लग रहा था। मैं अपनी सीडीएस को प्राथमिकता देने के कारण शहर को वक्त नहीं दे पा रहा था। ऊपर से एमबीए की पढ़ाई भी खासी तवज्जो मांग रही थी। लेकिन राहुल खुद को इस शहर में मुझसे बेहतर ढाल रहा था। कॉलेज में भी वो मेरे मुकाबले ज़्यादा आत्मविश्वास से लबरेज रहता था। इसका एक कारण तो उसका बहिर्मुखी स्वभाव था, दूसरा कारण उसकी परिधि से दोस्ती थी। परिधि से नज़दीकियों की वजह से उसके बोलने में, उसके हाव भाव में एक शहरीपन, एक सकारात्मक प्रभाव साफ दिखता था। राहुल का संबंधों को लेकर खिलंदड़ापन मैं देखता आया था, मगर इस बार क्योंकि शहर दूसरा था, इसलिए मुझे उससे परिधि को लेकर गंभीर होने की उम्मीद थी। मेरी ये उम्मीद भी उसी दिन टूट गई जिस दिन राहुल ने कहा, झाड़ी एक बात कहें? बको, मैंने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की किताब पलटते हुए कहा। प्यार की निशानी क्या होता है झाड़ी? राहुल ने ओढ़ी हुई गंभीरता से पूछा। क्या मतलब? मैंने किताब बंद कर दी। यार, पटुक की बेटी कह रही थी कि उसको प्यार की निशानी चाहिए। बात खत्म कर राहुल ने हंसी दबाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। अबे जलील इंसान, शर्म करो, यहाँ भी पंचायती शुरू कर दिए, मैंने गुस्साते हुए कहा। बताओ तो, निशानी उसको चाहिए और जलील हम, और यहाँ भी वहाँ भी से क्या मतलब? इतने क्षेत्रवादी ना बनो झाड़ी। प्यार तो कोने कोने में फैलना चाहिए, राहुल ने बेचारगी से कहा। उसको तो समझ नहीं है, बच्ची है वो, मैंने बच्ची शब्द पर जोर देते हुए कहा। हाँ, और हम तो जैसे आलोकनाथ हैं, 2 बार 12th में पढ़ चुकी है, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको, राहुल ने उंगलियों से 2 बनाते हुए कहा। तो मैंने तलख आवाज में कहा, तो क्या? प्यार की निशानी देना मेरे प्यार का फर्ज है। राहुल ने अपने उपन्यासों की दुनिया से एक लाइन उधार ले ली। अभी कुछ गड़बड़ हो गया तो बटुक शर्मा पूरे लक्ष्मीनगर सुटवाएगा, मैंने डरते हुए कहा। साले, तुमसे समझदार तो बटुक की बेटी है। पता है क्या कही? राहुल के पास जवाब तैयार था। क्या? मेरे पास सवाल तैयार थे। कही कि आई एम ऑन पिल्स। राहुल ने अर्थपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या? जा रे जमाना, अब हम क्या कहें? फिर भी देख लो झाड़ी, मैंने समझते हुए लाचारी से कहा। तुम देखने देगा तब ना, राहुल ने फिर छूटती हंसी को दबाते हुए शरारत से कहा। मतलब? मैंने उसकी बात समझते हुए भी अनजान बनते हुए कहा। मतलब तुमको दिख नहीं रहा है कि सवेरे से 2 बार झाड़ू मार दिए रूम में? राहुल ने कमरे की सफाई की ओर इशारा करते हुए कहा। यहीं पर, आज ही? बात समझते ही मेरे कबूतर उड़ गए। हाँ तो और क्या, छोटी छोटी बात पर होटल बुक करें? राहुल ने ढिठाई से कहा। अबे फंस जाएंगे पंडित, मुझे अब सचमुच डर लग रहा था। अबे कुछ नहीं होगा, अगर बटुक देख भी लिया तो कह देंगे कि अंकल हम एक कमज़ोर लम्हे में थोड़े और कमज़ोर पड़ गए। राहुल ने फिर कोई बासी लाइन चेप दी। अभी थोड़ी देर में छोटू आ जाएगा खाना बनाने, मैंने मन ही मन खुश होते हुए कहा। नहीं आएगा, बहुत दिन से क्रिकेट क्रिकेट कर रहा था, टिकट करा दिए हैं, आज फिरोज शाह कोटला में ड्यूटी बजाएगा, राहुल ने शैतानी से कहा। और खाना? मैंने गुस्से से कहा। कल की खिचड़ी है ना, गरम कर लेंगे दोनों भाई। राहुल ने फिर थप्पड़ के डर से पीछे हटते हुए कहा। मुझे गुस्सा तो आ रहा था, मगर अभी तो खाने से भारी मुश्किल सामने थी। अबे रूम कितना गंदा है, 7 दिन से एक ही चादर बिछा है, मैंने आखिरी कोशिश की। उसकी चिंता मत करो, चादर है मेरे पास, ये देखो, कहकर राहुल ने उत्तर रेलवे लिखी चादर दिखाई। ये क्या, रेलवे की चादर? भोसड़ी के, तुम ट्रेन से चादर उठा लाए? मेरा मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। नहीं भाई, तौलिया भी है, राहुल ने फिर हंसते हुए कहा। बेगैरत आदमी, मेरे बेड पे बिछाना मत, कह देते हैं, मैंने अब की बार गुस्से से कहा। प्लीज झाड़ी, दोनों बेड में लाने दो ना, प्लीज। राहुल ने घुटनों पर बैठकर मेरे पैर पकड़ लिए। मरो साले, मैंने गुस्साते हुए कहा।
हम जानते हैं तुम दिल का बुरा नहीं है झाड़ी। दोस्त के लिए तुम बैट तो क्या हेड भी कुर्बान कर सकता है। राहुल ने बैट खींचते हुए कहा, इतना सब सोच लिए हो तो मेरे बारे में भी सोच लिए होगे। बता दो कहाँ जाएं। मैंने बेचारगी में गुस्सा मिलाते हुए कहा, तुम कहाँ जाएगा, यहीं बैठो बाहर सीढ़ी पर, नमक हलाली करो। राहुल ने आराम मस्त छिड़कते हुए कहा, नमक हलाली। मैंने चौंकते हुए राहुल को देखा। खर्चे वाला एक्सेल शीट देखो, हर बार नमक हम ही खरीदे हैं। राहुल ने आईना देखते हुए कहा, अच्छा अब समझा, लेकिन जो तुम करवा रहे हो ना उसे हलाली नहीं दलाली कहते हैं। मैंने गुस्से में कहा, तो वही कर दो। और सुनो, थोड़ी एक्टिवता दिखाओ, जल्दी निकलो, उसके आने के बाद बाहर से ताला लगा देना। कोई पूछे तो कहना कि राहुल चाबी लेकर बाहर चला गया और तुम्हारे पास दूसरी चाबी नहीं है। राहुल ने चादर ठीक करते हुए कहा। कुछ और कहने को बाकी था भी नहीं। राहुल सब कुछ पहले ही तय कर चुका था। दोस्ती की सबसे बड़ी कीमत यही होती है कि ये सही गलत से परे होती है। मुझे चाहे अनचाहे सीढ़ियों पर बैठना ही था और मैं बैठ गया। किताबों में भी मन नहीं लग रहा था, ऊपर से मक्खियों ने भी परेशान कर रखा था। इसलिए मैं मोबाइल में धीमी आवाज़ में ही एफएम सुनने लगा। ये आवाज़ इतने धीरे आई कि मैं ठीक से सुन भी नहीं पाया। पाँव दबाकर परिधि की छत पर आने का पता मुझे उसके गुजर जाने के बाद हवा में घुली बर्गनॉट और ऑर्किड की सुगंध से लगा। हाय, मैंने ना जाने किससे कहा, वो तो जाने कब की कमरे में दाखिल हो चुकी थी। बस बाहर से ताला लगाना बाकी था। मैंने धीरे से बाहर से ताला लगा दिया। हालांकि भीतर से सांकल पहले ही लग चुकी थी। मश्क और ऑर्किड की मिली जुली मादक खुशबू अब हवाओं में थी। मुझे आकर सीढ़ियों पर बैठ जाना था और मैं सीढ़ियों पर बैठ गया था। अभी बामुश्किल 5 मिनट ही बीते होंगे कि नीचे से एक आवाज़ आई, मोहित बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर देखकर बता, अंकल का फोन आया है। नीचे से आती आवाज़ से मेरी रूह कांप गई। धड़कनें आटा चक्की की मशीन की तरह बाहर तक सुनाई देने लगी। ये आंटी की आवाज़ थी। मोहित, उन्होंने फिर आवाज़ लगाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मोहित, आवाज़ फिर आई। मैं फिर चुप रहा। मुझे लगा कि आवाज़ नहीं पाकर वो सोचेंगी कि ऊपर कोई नहीं है और चुप हो जाएंगी। लेकिन जब अचानक ही पायलों की आवाज़ ऊपर की ओर आने लगी तो मैं समझ गया कि आंटी ऊपर आ रही हैं। मेरे पसीने छूट गए। मैं दरवाजे पर गया और जाकर फुसफुसाया, मुसीबत आनी नहीं चाहिए। भीतर से राहुल की आवाज़ आई, क्या भसड़ है, ना लेना ना देना, और मुसीबत मुझे संभालनी है। मैं कुछ और सोच पाता इससे पहले छत पर सूखने के लिए फैलाई गई एक लाल चुनरी पर मेरी नज़र गई। दिमाग को और कुछ न सूझा। झपट कर मैं वहां पहुंचा और उस चुनरी को नीचे गिरा दिया। फिर तेजी से ऊपरी सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। तब तक आंटी भी आखिरी सीढ़ियों पर आ चुकी थी। ले, बहरा हो रखा है क्या? कब से आवाज़ लगा रही हूँ, बोलता क्यों नहीं? आंटी ने घुटनों पर हाथ रखकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं तो बस आपके पास ही आ रहा था कि सीढ़ियों पर फिसल गया। नीचे एक लाल चुनरी गिरी है, क्या आपकी है? मैंने अपने पाँव को हाथों से मालिश करते हुए कहा, हाय, मेरी माता रानी की चुनरी, माता रानी माफ़ करे, माता रानी माफ़ करे, बेटा जल्दी से जाकर उठा ला, जल्दी कर। उन्होंने मुझसे कहा, आंटी मैं जा ही रहा था लेकिन फिसल गया, धीरे धीरे उतर पाऊंगा, तब तक अगर कोई जानवर ऊपर चढ़ गया तो। मैंने कहा, अरे शुभ शुभ बोल, मैं ही जाती हूँ, तू बस ऊपर से देखते रही हो, माता रानी माफ़ करे। कहकर आंटी लंगड़ाते हुए भी तेजी से नीचे चली गई। मैं दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा और कहा, 2 मिनट मोर। 10 मिनट और। भीतर से आवाज़ आई, अजीब लोग हैं, मुसीबत 2 मिनट में तबाही ला सकती है और ये 10 मिनट की रिहाई मांग रहे हैं। खैर, मुझे कम से कम तो पिटना नहीं था। मैं झाँक छत से पीछे देखने लगा। आंटी अभी तक पहुंची नहीं थी, वह अब पहुंची। उन्होंने कान पकड़ चुन्नी से 3 बार माफ़ी मांगी और फिर उसे उठाकर ऊपर आने लगी। मैंने जब देखा कि वो ऊपर आ रही हैं तो उन्हें अपनी मोज दिखाने के लिए सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरने लगा और उनसे पहले उनके दरवाजे पर पहुंच गया। जुग जुग जिए बेटा तू, जो आज तू नहीं होता तो माता रानी ने बस शाप दे देना था। आंटी ने हाफते हुए कहा, अरे नहीं आंटी, मैं तो आपको बताने ही आ रहा था कि फिसल गया और पैर में मोच आ गई। आपके पास आयोडेक्स होगा क्या आंटी? मुझे टाइम बिताने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं सूझा। देखती हूँ बेटा, तेरे अंकल मोच की एक दवा लाए तो थे, अब देखती हूँ किधर रखी है।
एक तो ये बूढ़े हो गए पर अपना सामान रखना नहीं आया, आंटी ने कहा और दवा ढूंढने लगी। अभी आंटी खुद से बात कर ही रही थी कि परिधि को मैंने हाथों में सैंडल लिए दबे पांव नीचे उतरते देखा। वो एक फ्लोर और नीचे उतर गई और फिर सैंडल पहनकर पैर पटकते हुए ऊपर चढ़ने लगी ताकि ये लगे कि वह नीचे से ही आ रही है। घर में घुसते ही उसने मुझे अनदेखा करते हुए ही अपनी माँ को आवाज़ दी, क्या ढूंढ रही हो मम्मी? आ गई तू? पापा की मोच वाली दवा कहाँ है? मिल नहीं रही, भैया के मोच आ गई है, आंटी ने कहा। भैया? मुझे करंट सा लगा, फिर भी मैं मुखौटे की तरह मुंह पर हंसी चिपकाए रहा। मैं दे देती हूँ, सीधे हाथ वाली दराज में है, कहकर परिधि एक ट्यूब लेकर मेरे पास आई और ट्यूब देते हुए धीमे से बोली, थैंक यू। मेरे पास इस थैंक यू का कोई जवाब नहीं था, जवाब में बस मुस्कुरा ही पाया। फ्रेंड्स, परिधि ने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। फ्रेंड्स, मैंने धीरे से उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दूसरे किसी रिश्ते की गुंजाइश नहीं थी और भैया होने से तो यह बेहतर ऑफर ही था। मैं धीरे से उठा और लंगड़ाने का नाटक करते हुए कमरे से निकला। दरवाजे के बाहर निकलते ही तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में आरा मश्क और ऑर्किड की मिली जुली मादक गंध ने मेरे गुस्से को और बढ़ा दिया। राहुल अब भी निढाल पड़ा था। उसे देखकर मेरा गुस्सा पारे की तरह चढ़ गया। मैं उसकी पीठ पर सवार होकर उसके हाथों को पीछे मोड़कर उस पर घूंसे बरसाने लगा। हाँ, और मारो झाड़ी, और मारो, थोड़ा इधर भी, हाँ यहाँ भी, हम जलील इंसान हैं झाड़ी, और मारो, सारा बदन टूट रहा है, थोड़ा और दबा दो ना झाड़ी। राहुल घूंसे खाता रहा, हंसता रहा और बोलता रहा। जब उसे घूंसे मार मार कर मेरा गुस्सा निकल गया तो मैं भी एक तरफ लुढ़क गया। कोई शायरी सुनाओ ना दोस्त, राहुल ने औंधे मुंह लेटे हुए ही कहा। सुनो साले, इश्क ने सीख ही ली वक्त की तकसीम की, अब वो मुझे याद तो आता है मगर काम के बाद। मैंने उसके कहते ही शेर सुना दिया। जब काम हो गया तो फिर याद क्यों आता है झाड़ी? राहुल ने शेर का पोस्टमार्टम कर दिया और फिर हम दोनों देर तक बिना किसी बात के हंसते रहे।